बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में पुलिस जिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही थी, शहर शहर गली गली छान मार रही थी, वो अब मिल चुका है। बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो मास्टरमाइंड है वो कहीं और नहीं बल्कि खुद कोलकाता पुलिस के नाक के नीचे कई महीनों से बतौर हत्या की प्लानिंग कर रहा था। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। जैसे ही सीबीआई के हाथ में ये मामला आया, सीबीआई के हाथ में लग चुका है बेहद अहम सबूत, जिसके दम पर हम भी आपसे ये कह पा रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है उस तक जल्द ही उसके गिरेबान पर सीबीआई जल्द पहुंच जाएगी। वो कौन सी बातें हैं और कहां पर छिपा है मास्टरमाइंड, उसके बारे में बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो राज सिंह बलिया का जो डॉन है, जिसके अरेस्ट को लेकर तमाम तरीकों से जो परिवार है राज सिंह का, वो एक तरीके से एक के बाद एक कई सारे सीसीटीवी फुटेज जारी करके ये बता रहा है कि हत्या हुई थी 10 से 10:30 के बीच में। लेकिन ये जो आप सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं, यहां पर राज सिंह अपनी बुलेट से रात के तकरीबन 8:50 या कहें रात के 9 बजे अपने घर के बाहर मौजूद है। लेकिन परिवार का इसलिए कहना है कि राज सिंह किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकता है, लेकिन पुलिस और सीबीआई के पास भी अपने अपने तर्क हैं। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। साथ ही साथ आपको आज ये भी बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि इस पूरे केस में अगर आप ध्यान देंगे तो बंगाल, यूपी, बिहार और झारखंड, 4 राज्यों में इनका पूरा नेक्सस फैला हुआ था। और इसलिए कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार को लगा कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, उसी सीबीआई को जिस सीबीआई को जब ममता बनर्जी सीएम थी तो उन्हें गिरेबान से उनके साथ झगड़े होते थे, रास्ते उनके ब्लॉक कर दिए जाते थे, कोलकाता पुलिस वर्सेस सीबीआई हो जाता था। आज उसी सीबीआई के साथ हाथ में हाथ डालकर दोनों ही टीमें एक साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अपने आप में अचंभित जरूर है, लेकिन यहां पर हमें बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की एक उम्मीद है, और जिसमें सीबीआई ने पहुंचते ही बहुत बड़ी केस को बहुत आसानी से क्रैक कर लिया है। कौन है मास्टरमाइंड, क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो बलिया के राज सिंह, जिसको माना जा रहा था कि चंद्रनाथ रथ के हत्या में उसका डायरेक्ट हाथ है, लेकिन सीबीआई की एंट्री से ये जो केस है पूरी तरह से पलट गया है, क्योंकि मास्टरमाइंड तो बंगाल के मध्यग्राम में बैठा एक लोकल शख्स है, जिसने कई महीने पहले ही चंद्रनाथ रथ के हत्या की सुपारी दे दी थी। जिस राज सिंह, जो बलिया का राज सिंह है, जिसकी माँ बाहर सामने आकर कह रही है, वकील कुछ कह रहे हैं, कहा जा रहा था कि ये डायरेक्ट शामिल है, सुपारी इसने दी, ये हत्यारा है, लेकिन इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है, पर शूटर्स के साथ मिलकर इसने हत्या जरूर करवाई है। अब सीबीआई ने किस तरह से पूरे केस को टर्न किया, किस तरह से पूरे नेक्सस को तोड़ा है, आपको भी उस क्राइम सिंडिकेट को समझना होगा कि किस तरह से 1 महीने पहले ही चंद्रनाथ रथ की रेकी करवाई जा रही थी, मर्डर की प्लानिंग हो रही थी। एक लोकल आदमी मध्यग्राम में बैठकर सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था, वो हर एक चीज़ पर निगरानी रख रहा था और शूटर्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा था। यहाँ तक कि 6 मई को जब हत्या हुई है चंद्रनाथ रथ की, तो वो पहला अटेम्प्ट नहीं था। शूटर्स तो उससे पहले ही कोलकाता आ चुके थे, वो पहले ही चंद्रनाथ रथ पर अपनी पिस्टल का निशाना साध चुके थे, लेकिन चुनाव की वजह से, इतनी सारी फोर्सेस की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब किस तरह से क्या सिंडिकेट था, कैसे सीबीआई ने तोड़ा, तो देखिए, हमने आपको ये जो तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, निसान माइक्रा जो कार है वो देख रहे हैं, बाइक से भागते हुए लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो कोलकाता पुलिस है वो अरेस्ट करती है राज सिंह को, मयंक मिश्रा को और विक्की को। अब ये जो तीनों हैं, ये बताए जाते हैं कि जो मयंक और विक्की हैं वो बक्सर के हैं, यानी बिहार से हैं, और जो राज सिंह है वो बलिया से है। अब ये जितने भी जो कातिल थे, जो शूटर्स थे, वो किस तरह से कोलकाता पहुंचते हैं, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम देते, तो सबसे पहले सीबीआई को पता लगा कि इनका कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं था। आप सोचे बक्सर से उठ के कोलकाता आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। ये सब के सब जो दोनों शूटर्स थे, ये बाकायदा बक्सर से पहले यूपी जाते हैं। अब यूपी वो क्या करने गए थे, ये सीबीआई को क्रैक करना है। क्या वो राज सिंह से मिलने गए थे, क्या उनकी वहाँ मीटिंग हुई थी, कोई लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया गया, कोई गन प्रोवाइड की गई, ऐसा क्या किया गया। यूपी जाते हैं और यूपी से सीधे वहाँ से रास्ता लेते हुए ये कोलकाता पहुँचते हैं हत्या करने के प्लान से।
अब ये जो पूरा सिंडिकेट है, इसके अंदर आप यूँ समझिए कि बिल्कुल कंपनी के जैसे इसे बनाया गया था। जो मास्टरमाइंड है, जो बंगाल में बैठा हुआ है, जो जानता है, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है, वो जानता है किस तरह से हत्या करवाई जाती है, कैसे शूटर्स हायर किए जाते हैं और कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो शूट आउट हुआ है, ये जो हत्याकांड हुआ है, इसको बाकायदा एक मैनेजमेंट की तरह से काम कराया गया है। मतलब कि जो लोग हायर हुए, जिसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, पिस्टल कहाँ से आई, कहाँ कैसे रूट से जाएंगे, हर एक शख्स को एक काम दिया गया था, एक डेजिग्नेशन दी गई थी। और यहाँ पर जो मयंक मिश्रा है, जो बिल्कुल माना जा रहा है कि एक पुख्ता शूटर और बहुत ही अहम रोल इस हत्याकांड में निभा रहा था, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था किसके, जिसने सुपारी दी थी, यानी कि जो मास्टरमाइंड है। और मास्टरमाइंड भी ऐसे वैसे नहीं, सिग्नल ऐप के जरिए इन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, इनको बता रहा था कि देखो अब तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सी पिस्टल तुम्हें कहाँ से मिलेगी, किस वक्त गोली चलानी है। अब चंद्रनाथ घर से निकल चुके हैं, जाकर गोली चला दो, हर एक इंस्ट्रक्शन दी गई। अब ये जो मयंक मिश्रा है, आप ये जानिए कि इसको फंड मैनेजर का काम दिया गया था। मतलब फंड मैनेजर मतलब कि जो मास्टरमाइंड है, जिसने इनको सुपारी दी थी, उसने पहले ही मयंक के अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब रुपए कितने हुए थे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो उसने रुपए मयंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और मयंक को सिग्नल ऐप के ज़रिए बताया कि देखो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम शूटर्स कैसे अरेंज करोगे, गन कैसे अरेंज करोगे, मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए, अब आगे का काम तुम्हारा है। मयंक को ये बोला गया था कि अब तुम्हें बक्सर से निकलकर सीधे यूपी जाना है और उस रूट से घूमते हुए बंगाल पहुंचना है, डायरेक्टली नहीं जाना है क्योंकि पुलिस ट्रैक कर सकती है और आसानी से पकड़े जाओगे। यहाँ तक कि जितने भी टोल प्लाजा पड़े, जो भी रास्ते में चीज़ें पड़ी, जगह पड़ी, वहाँ पर जितनी भी पेमेंट यूपीआई के जरिए की गई वो मयंक ने ही की थी। अब जाहिर है मयंक के पास खुद के पैसे तो थे नहीं, वो जो मास्टरमाइंड है जिसने अकाउंट में पैसे लगाए वो सारे पैसे वही खर्च कर रहा था। यहाँ तक कि जो निसान माइक्रा गाड़ी आप देख रहे हैं, इस कार का जुगाड़, इस कार को जो अरेंज किया वो भी मयंक ने किया, तो उसके लिए भी पैसे खर्च हुए। हर एक चीज़, मतलब क्या रूट मैप होगा, किस रास्ते से आपको जाना है, पेट्रोल भरवाना है, क्या भरवाना है और किस तरह से आप जाओगे, कितने दिन लगेंगे, कितना वक्त लगेगा, ये सारा कैलकुलेशन करके मयंक ने रखा और इसी के आधार पर वो पैसे खर्च करता चला गया। ये बात हो गई। अब आगे ये कोई पहली बार ही शूटर्स को नहीं बता दिया गया था कि चंद्रनाथ रथ को आपको मारना है, बल्कि जो मास्टरमाइंड है, जो बंगाल में बैठा हुआ है, जो अच्छे से जानता है चंद्रनाथ रथ को, वो जानता है कि वो कब निकलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनके साथ गाड़ी में कितने लोग और मौजूद हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, एक ऐसा शख्स मास्टरमाइंड है जो जानता है कि उनकी हर एक डिटेल जानता है। उस शख्स ने, उस मास्टरमाइंड ने 1 महीने पहले ही मयंक को वो तस्वीर भेज दी थी कि तुम्हें इस आदमी को ख़त्म करना है, नाम है चंद्रनाथ रथ। और बाकायदा ये सारे जो मैसेज हैं सिग्नल ऐप के ज़रिए किए जा रहे हैं ताकि पुलिस बिल्कुल भी ट्रैक ना करे। अब फ़ोटो भेज दी जाती है और उस महीने के अंदर, वो जो पूरा 1 महीना बीत रहा था, 20 दिन 25 दिन जो बीत रहे थे, उसके अंदर जो मास्टरमाइंड है वो बाकायदा एक डिटेल बता रहा था। वो बताता था कि किस टाइम ये ऑफिस जाते हैं, क्या इनका काम होता है, ये क्या खाते हैं, घर से कब निकलते हैं, क्या ये इसके अलावा किसी पार्टी में भी जाते हैं, रात में इनका शेड्यूल क्या है, हर एक डिटेल जो है शूटर्स के साथ साझा की जा रही थी। और इसी के आधार पर शूटर्स को कहा गया था कि जब सेकंड फेज़ का इलेक्शन चलेगा उस वक्त आकर तुम इनको गोली मार देना और बड़े ही आराम से इनकी हत्या हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कैसे। और पुलिस भी उस वक्त जो जितनी भी फोर्सेज है सब चुनाव में उलझी रहेंगी और इस केस पे कोई ध्यान नहीं देगा। अब शूटर्स जो है वो पहुंचते भी हैं, जब सेकंड फेज़ का चुनाव चल रहा था बाकायदा उन्होंने जो पहली प्लानिंग कर रखी थी वो लेकर वो पहुंचते भी हैं, पिस्टल वगैरह लेकर भी पहुंचते हैं, लेकिन प्लान फेल हो जाता है क्योंकि उस वक्त जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो लगाई गई थी। इसके अलावा पुलिस भी चाक चौबंद थी, हर तरफ से जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे सबके सब तैनात थे, सबके सब दुरुस्त तरीके से व्यवस्था को देख रहे थे। अब ऐसे में शूटर्स को लगता है कि अगर इस वक्त में वो हत्या करेंगे तो वो बड़ी ही आसानी से इन फोर्सेस के निशाने पर आ जाएंगे। और जब ये सारी चीज़ होती है, क्योंकि वो पैसे ले चुके थे, जो मयंक है उसके अकाउंट में सारे पैसे आ गए थे, 1 करोड़ की कीमत बताई जा रही है, तो सोचिए 1 करोड़ अकाउंट में आना, तो सारे पैसे उसे मिल चुके थे लगभग। अब उसे ये करना था कि अगर वो प्लान में फेल हो गया तो वो दोबारा कैसे अटेम्प्ट करे और जो मास्टरमाइंड है उसको कैसे मनाए, उसको कैसे समझाए कि अगर अभी वो गोली चला देगा तो हो सकता है मास्टरमाइंड भी फंस जाए। हालांकि
जो बंगाल में बैठा मास्टरमाइंड है जिसने सुपारी दी है, वो बड़ी ही कम इनसे बात किया करता था, बहुत ही अपनी उसने आइडेंटिटी छुपा रखी थी ताकि उसे आगे ट्रैक ना किया जा सके। और इसी सिलसिले में जो मयंक है, जो शूटर्स हैं, वो बताते हैं उनको, जो मास्टरमाइंड उसको बताया जाता है और फिर इसके बाद प्लान को कैंसिल किया जाता है। यानी कि सेकंड फेज का जब इलेक्शन चल रहा था तब चंद्रनाथ रथ की हत्या नहीं की जाती। इसके बाद कुछ दिन जब बीत जाते हैं, 6 मई की तारीख आती है, उससे पहले इन शूटर्स को एक्टिव किया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पर माहौल जो है बहुत नॉर्मल हो गया है, अब तुम लोग आ सकते हो और आकर अपने काम को अंजाम दो। ये मास्टरमाइंड की तरफ से सारे संकेत दिए गए, सारे आदेश दिए गए और इसके बाद 6 मई को जो मैंने आपको रूट बताया, जिस तरह से ये लोग बक्सर से पहले यूपी जाते हैं, यूपी के थ्रू बंगाल पहुंचते हैं और फिर निसान माइक्रा जो कार है उसके ज़रिए जाकर उनकी गाड़ी को आगे से रोककर चंद्रनाथ रथ पर सीधे तौर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ें आपने जानी, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर सीबीआई ने जितना भी जो केस सॉल्व किया, समझने की कोशिश की, उनको भी बहुत बड़ी बात अचंभित कर गई कि एक हत्याकांड के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी, यानी कि जिसको वो सोच रहे थे कि मास्टरमाइंड कोई बाहर का शख्स होगा, कोई बंगाल से बाहर का आदमी हो सकता है, लेकिन सोचिए बंगाल का एक लोकल शख्स जो अच्छे से जानता है चंद्रनाथ रथ को, उसने दी 1 करोड़ की सुपारी। तो 1 करोड़ में से आप ये समझिए 70 लाख तो बाकायदा सुपारी के पैसे दिए गए, एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पैसे दिए गए कि तुमको उस शख्स को मारना है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि शूटरों के पास ग्लॉक पिस्टल थी, जो 47x लेवल की पिस्टल होती है, वो भी काफ़ी महंगी आती है। अगर उसका ब्लैक मार्केट में अगर आप रेट जानेंगे तो 10 लाख के आसपास है। तो सोचिए 70 पहले थे, 10 और लगा लीजिए तो 90 लाख यहाँ पर हो गए। अब इसमें जो बचे 10 लाख थे वो किस लिए हो गए कि गाड़ी की जुगाड़ कैसे की जाएगी, गाड़ी कहाँ से आएगी, किस रूट से जाना है, पेमेंट कितनी करनी है, बाकी का जितना भी लॉजिस्टिक का सामान था वो बाकी का हो गया 10 लाख का। तो टोटल 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी, जो सीबीआई को भी चौंका कर रख रही है कि एक हत्याकांड के लिए इतनी सुपारी कैसे दी गई। अब यहाँ पर एक इस जो कार को आप देख रहे हैं, जो हमने पहले भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो कोलकाता पुलिस है वो खुद कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर 2 कार कैसे हैं निसान माइक्रा। तो पता लगता है कि एक जो कार है वो सिलीगुड़ी में मिली, उसका ओनर कोई और था और इसी की चालाकी में ओलेक्स पे वो कार बेची जा रही थी और इसी चालाकी से जो ये शूटर्स थे उन्होंने दूसरी कार अरेंज करवाई निसान माइक्रा की ही, जिसका नंबर प्लेट वही वाला लगाया। लेकिन यहाँ पर अगर इस कार की बात करें जिसे हत्याकांड में यूज़ किया गया, तो दरअसल ये भी मयंक ने झारखंड से लिफ्ट कराई है। मतलब वहाँ पर जब उसने OLX पर देखा कि इस तरह से एक निसान माइक्रा कार जो है बेची जा रही है जिसका नंबर प्लेट ये है, तो उसने झारखंड से ठीक वैसी ही एक निसान माइक्रा कार लिफ्ट कराई, मतलब उठवाई और उसके बाद वही नंबर प्लेट सेम लगाया ताकि कल को जब जांच पड़ताल हो तो जो असली ओनर है जिसने OLX पर गाड़ी डाली है वो फंसे, ना कि ये लोग फंसे। लेकिन जो कोलकाता पुलिस थी उसकी काबिल तारीफ जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन चलाई और इस वजह से जितने भी शूटर्स हैं वो पकड़े गए। और इन शूटर्स के पकड़े जाने के बाद अब सीबीआई के लिए केस थोड़ा सा हल्का हो गया है, थोड़ा आसान हो गया है और इसीलिए जो सीबीआई ने उसे क्रैक कर लिया है कि जो मास्टरमाइंड है वो कहीं और नहीं बल्कि कोलकाता में ही छुपकर बैठा है। अब आप आगे समझिए, जो पूरी कहानी है, आपने हत्याकांड की पूरी कहानी समझ ली, आपको पता लग गया किस तरह से 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। कब? ये पहली बार नहीं था जब हत्या की गई, इससे पहले एक बार और रेकी की गई थी, मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन हत्या हो जाने के बाद आखिर किस तरीके से ये जो शूटर्स हैं ये भागते हैं, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो पुलिस ने देखा था उसमें पता लगता है कि निसान माइक्रा कार को कुछ देर पर छोड़कर ये बाइक से भागते हैं। लेकिन असली तरीका क्या है, भागकर कहाँ जाते हैं, किस तरह से पुलिस ने पकड़ती है और जब सीबीआई को केस सौंपा गया तो उसमें जो 8 अधिकारी हैं वो कितने काबिल हैं, किस तरह से वो इस केस को सुलझा रहे हैं, आप वो भी जानिए। देखिए, इस पूरे केस में हम आपके सामने एक सरकारी ऑर्डर पेश कर रहे हैं। इस सरकारी ऑर्डर को आप देखेंगे तो ये सीबीआई के द्वारा जारी किया गया है। दिल्ली स्पेशल एक तरीके से दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत इसे जारी किया गया है और इसमें सबसे पहला नाम अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे श्री पंकज कुमार सिंह, DIG और CBI SC1 और न्यू दिल्ली ब्रैकेट के अंदर टीम लीडर हैं। एक होनहार अफसर जिनके जिम्मे में इस केस को सुलझाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके नीचे अगर आप नाम पढ़ते जाएंगे तो ये इनकी पूरी टीम है। मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 लोग हैं, जिसमें से एक टीम लीडर और बाकी 6 उनके अंदर काम करेंगे। दूसरे हैं सुबेश चंद्र कुंडू, ये SP CBI हैं, ये भी न्यू दिल्ली से हैं। अनिल कुमार यादव SP CBI, ये भी न्यू दिल्ली से हैं। जहां पर आप ध्यान देंगे विकास पाठक है, DSP है CBI से, ये ASB या और धनबाद से हैं। अमित कुमार DSP CBI ASB पटना से हैं और कुलदीप DSP CBI ACB रांची से हैं और एक इंस्पेक्टर लेवल के विवेक श्रीवास्तव हैं जो लखनऊ से हैं। अगर आपने गौर किया हो, दिल्ली, पटना, रांची, धनबाद, लखनऊ,
ये जो अफसर हैं अलग अलग स्टेट से जरूर हैं और इन अफसरों को खास तौर पर चुना गया है क्योंकि जिस तरीके से ये नेक्सस काम करता है, इस नेक्सस में ये अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि आप इसे डिकोड कीजिए और समझिए कि 70 लाख रुपए लेकर इलीगल तौर पर इन्हें किस तरीके से पिस्टल मिल जाता है और किस तरीके से इतने महीनों से लगातार रेकी कर रहे थे कि पुलिस को भी ये छका कर हत्या कर कर भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। वो तो कोलकाता पुलिस ने हर एक एसपी को जाकर दरख्वास्त की कि आपके इलाके में ये लोग मौजूद हैं, हमारी मदद कीजिए इन्हें पकड़ने में। तब जाकर ये जो पूरा मामला है एक एक कर खुलता हुआ चले जाता है और सबके सामने बहुत सारी सच्चाई सामने आती है। लेकिन जब ये जो भागने का जो दौर है उसमें अगर हमने जिस तरीके से आपको पहले एक फुटेज दिखाया जहां पर आपने देखा होगा कि जो व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो है, जो पिस्टल है वो सटा कर मारी गई है। मतलब जो अपराधी हैं उन्हें पहले से ही पता था कि जो शुभेंदु अधिकारी की जो पीए चंद्रनाथ हैं रथ हैं वो सीधे तौर पर इसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, किस और बैठे हुए हैं ये भी जानकारी थी। और जब ये आते हैं, कार से आते हैं, उसके बाद एकदम पिस्टल सटाकर जब गोली मार देते हैं, एक सामने से मारा जाता है और एक जो बगल वाला जो कांच होता है उससे मारा जाता है। मतलब ये सुनिश्चित कर चुके थे कि किसी भी तरीके से जान नहीं बचनी चाहिए। उसके बाद ये मारकर बाइक के जरिए भाग जाते हैं। तो जिस तरीके से वर्णिता ने आपको बताया कि 10 लाख रुपए लॉजिस्टिक के लिए रखे गए थे, तो 10 लाख रुपए का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, कार का इस्तेमाल हो गया और उसके बाद जो बाइक का इस्तेमाल हो गया और बाइक के जरिए ये भागना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये जो बाइक को ले जाकर एक चाय की दुकान के सामने छोड़ देते हैं। इसके बाद ये अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं ताकि अगर पुलिस या कोई सीसीटीवी इनको देख रहा हो तो किसी को समझ में ना आए कि ये लोग भाग कर गए तो गए कहां, क्योंकि दोनों ही शूटर्स थे, उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है। लेकिन फिर हत्या करने के 1 घंटे बाद या कहीं 45 मिनट बाद ये घूम फिर कर शहर का वापस आते हैं। कहां पर? सियालदा स्टेशन। एक जो लोग बंगाल में नहीं गए हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हावड़ा और सियालदा बंगाल के 2 सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है और वहां पर सियालदा स्टेशन रात के 11 बजे पहुंचते हैं और उसके बाद ये यूपी और बिहार के लिए अलग अलग ट्रेन पकड़ लेते हैं। अब ये जो मैंने आपको सारी जो चीजें बताई, आप समझिए कि जब पुलिस के सामने शूटर्स भागकर चले जाते हैं, आप किस तरीके से अंदाजा लगाएंगे कि वो जो शूटर्स कहां भाग कर गए? क्या वो बंगाल के अंदरूनी इलाकों में गए? क्या वो भागकर बिहार में गए? क्या वो भागकर, क्योंकि अलग अलग राज्यों उनसे जुड़ते हुए हैं। लेकिन सोचिए अपराधियों को पता था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, तो छकाने के लिए भागे तो जरूर। और लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात ये जो सीबीआई और पुलिस दोनों को ये लगी कि अपराधियों को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि जो पीए हैं वो किस सीट पर बैठा है। तो इस पर जो अपराधी थे उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए बताया कि सर, हमें सिग्नल ऐप के जरिए बारीक से बारीक डिटेल हर एक चीज अपडेट हो रही थी और इसी वक्त हमें समझ में आ चुका था कि हम जिसे निशाना बनाने जा रहे हैं, हमें उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिंडिकेट, हमारे गैंग मेंबर्स इस तरीके से काम करते हैं कि हमें हर एक चीज पता होती है। जब पूछा गया कि जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम जिसकी कठपुतली में नाच रहे हो, तुम्हें कठपुतली का मालिक कौन है, तब ये एक नाम नहीं बता पा रहे हैं। तो ये नेक्सस और ये जो गैंग जिस तरीके से काम करता है उसमें कोलकाता पुलिस को लगा कि अगर हमने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस गैंग को तोड़ना समझने के लिए ये अलग अलग राज्यों की पुलिस से कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। और जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में बताया कि वही कोलकाता पुलिस जो सीबीआई से झगड़ा करती थी, बीच सड़क इन दोनों के बीच में एक तरीके से कौन बेहतर, कौन सबसे अच्छा, किसकी इन्वेस्टिगेशन किस कदर काम करती है, इस तरीके की बहस होती थी। कोलकाता पुलिस सीबीआई को रोकती थी, एक कि आप नहीं जाओगे, ममता बनर्जी टोकती थी। आज वही सीबीआई सरकार बदलते ही कोलकाता पुलिस के साथ काम कर रही है और कोलकाता पुलिस को लगा कि अलग अलग राज्यों की पुलिस से कोऑर्डिनेशन करने से अच्छा हम एक सेंट्रल एजेंसी को इसका जिम्मा सौंप देते हैं, ताकि वो जो अफसर आएंगे वो इस केस की बेहतर तरीके से जांच पड़ताल कर सकें। और ये शायद जो फैसला था वो सही भी था, क्योंकि जब सीबीआई ने जो टीम बनाई वो अलग अलग 4 राज्यों के पुलिस को लेकर, लखनऊ, धनबाद, रांची, दिल्ली की जो टीम है उनकी टीम लीडर बनाया गया, तो एक बिल्कुल सही फैसला था। और सही
फैसले का जो असर है वो ग्राउंड पर दिखना शुरू भी हो चुका है। जो सीबीआई टीम ग्राउंड पर पहुंची, उन्होंने खून के धब्बे सारे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, समझने की कोशिश की है, खोखो के जरिए पता लगाने की कोशिश की है कि जो बंदूक से जो गोली चली है असल में बंदूक किसकी, ग्लॉक पिस्टल जिसका नाम लिया जा रहा है वो कहां से आई है, कैसे आई है और इस नेक्सस को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो हमें लगा कि ये जो सबसे नया ताजा जो अपडेट है कि कोलकाता पुलिस सीबीआई जिसे हर जगह ढूंढ रही थी, उन्हें लग रहा था कि दूसरे राज्यों से एक शख्स को आया होगा जिसने ऑर्डर दिया होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बंगाल के अंदर वो हत्यारा बैठकर, और सोचिए वो हत्यारा कितना अमीर होगा कि उसने इस गैंग को कंट्रोल किया, उसे 1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़ रुपए कोई कम नहीं होते हैं। उन्हें देकर कहा कि इसे मरवा दो, और इसके बाद उसे कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था आप खुद समझ सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए देकर वो 100 से 200 करोड़ कमा सकता था। तो आखिर वो शख्स कौन है? हम शायद थोड़ी बहुत चीजें जानते भी हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि सीबीआई अपनी तफ्तीश में उस शख्स का नाम बताए। जो हम थोड़ी बहुत तो जानकारी हमें भी है, लेकिन हम इंतजार करना चाहिए कि सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो कौन से नाम, बड़े नाम खासतौर पे याद रखिएगा, उजागर करेगी, और जिसके बाद इसमें बहुत बड़ी हलचल या भूचाल आ सकता है। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।